हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह विद्री फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के अंदर न्यू चैप्टर नंबर 3। क्या सेकंड चैप्टर हम स्किप कर रहे हैं? स्किप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्कूल के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ कंटेंट जो है वो स्किप करवा दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फेस टू फेस क्लासेस के अंदर सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है वो चैप्टर, तो इसलिए हम चैप्टर डायरेक्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 जो है वो फिनिश किया था और साथ ही साथ हमने उसके सभी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड जो है वो आपने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है क्लास 10th के अंदर। जो 5th चैप्टर था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हमने 10th क्लास के अंदर काफी हद तक डिस्कस कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिटेल के अंदर कुछ और टर्मिनोलॉजी इसके अंदर ऐड है, कुछ लेंथी है थोड़ा सा ये चैप्टर, बट बहुत ज्यादा इजी है। जैसा हमने 10th क्लास के अंदर डिस्कस किया था वैसा ही ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सभी को पता है कि जो केमिस्ट्री है वो केमिकल एलिमेंट्स पर बेस्ड है, और जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, देखिए जो केमिस्ट्री है वो आज की नहीं है, आज 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, लेकिन ये जो केमिस्ट्री है ये 18th सेंचुरी से भी पहले की है। 15-16 सेंचुरी से केमिस्ट्री चली आ रही है। अब उस टाइम में भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। एलिमेंट्स को जब डिस्कवर किया गया, स्टार्टिंग के अंदर क्या था, 18th सेंचुरी थी। 18th सेंचुरी के अंदर अप्रोक्स 31 जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर थे। फिर जैसे जैसे और टाइम निकलता गया, अप्रोक्स 1865 के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो 63 एलिमेंट्स के अप्रोक्स हो गए थे। ये अप्रोक्स वैल्यू है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है 1 या 2 की। तो अप्रोक्स 63 एलिमेंट्स हो गए थे। अब जैसे जैसे जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे थे। आज का जो टाइम है एंशियंट, मतलब आज प्रेजेंट का जो टाइम है, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें से बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड भी है लास्ट में। तो 63 एलिमेंट्स हुए, धीरे धीरे एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज होते चले गए। एलिमेंट्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे थे, अब उनकी जो स्टडी है वो कर पाना मुश्किल था। स्टडी कर पाना मुश्किल कैसे था, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ऐसा क्यों होता था, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, टाइम कहाँ लग रहा था? देखिए, अगर हमारे पास मान लो बहुत सारी बुक्स हैं, 5th 6th 7th 8th, ठीक है, सभी क्लासेस की मिक्सअप बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की, और हमने उन बुक्स को एक क्लस्टर, एक झुंड के अंदर एक ढेर लगा के रख दिया। अब मेरे को उस ढेर में से, उस झुंड में से कुछ बुक्स लेनी है। जैसे मेरे को 7th क्लास की साइंस की बुक लेनी है, तो अब उस बुक को सर्च करना पड़ेगा। मेरे को आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। फिर मेरे को दूसरी बुक लेनी है, फिर मेरे को वही देखना पड़ेगा, इतना ही टाइम फिर लगेगा। फिर मैंने क्या कर दिया, एक दिन मैंने टाइम निकाला और सभी बुक्स को मैंने क्लास और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अलमीरा के अंदर रख दिया। अब मेरे को किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की जो बुक चाहिए वो मैं बहुत ज्यादा इजीली निकाल लेता हूँ। बस यही फंडा है कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया, ठीक है, क्यों जरूरी था, क्लासिफिकेशन नेसेसरी क्यों था, ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो सके, बहुत ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग हो सके, टाइम बच सके और हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से पता हो भी ये जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसीलिए हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो स्टार्टिंग के अंदर जब 18th सेंचुरी थी, 31 अप्रोक्स एलिमेंट्स थे। उस कंडीशन में एक साइंटिस्ट थे डोब्रिनर, जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया। देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग मॉडल दिए। जैसे 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मॉडल, ठीक है, उसमें थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, बोहर मॉडल था। फिर हमने 10th क्लास के अंदर डिस्कस किया था 5th चैप्टर, उसमें डोब्रिनर ने ट्राइएड क्लासिफिकेशन दिया था, फिर न्यूलैंड ने दिया था, फिर मेंडलीव ने दिया था। सेम ऐसे ही तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो डोब्रिनर ने दिया था। तो डोब्रिनर्स ट्राइएड क्लासिफिकेशन, डोब्रिनर ने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, डोब्रिनर्स ट्राइएड क्लासिफिकेशन। यहां पर जो डोब्रिनर साइंटिस्ट थे उन्होंने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के कुछ बेसिस, कुछ जो नॉर्मल बेसिक रूल्स थे उनको फॉलो किया। क्या किया इन्होंने, देखिए, सबसे पहले सभी एलिमेंट्स को असेंडिंग एटॉमिक
मास की फॉर्म में इनको अरेंज किया। इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को असेंडिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे, मतलब उनके इंक्रीज होता जाएगा मास, बट एटॉमिक मास, इस बात को खास ध्यान रखिएगा, नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सेकंड उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको उसने रखा सेम ग्रुप के अंदर, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको उसने रखा डिफर ग्रुप के अंदर, अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को। थर्ड और फोर्थ मेन बात थी, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, 3-3 के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। वो कहते हैं कि जो 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप है वो एक अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एटॉमिक मास and found the atomic mass of mid। कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले का, ठीक है, थर्ड एलिमेंट एटॉमिक मास एंड डिवाइडेड बाय 2, यहां पर ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एंड फाउंड द एटॉमिक मास ऑफ मिड। कैसे, देखिए इन्होंने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में रखा। जैसे वो कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 का ग्रुप बन गया। फेंका, केला, बाहर आई, अंटी, ये भी 3 का ग्रुप बन गया। उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है जी। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर बना दिया, एक 3 का ग्रुप बना लिया, दूसरा 3 का ग्रुप बना लिया। फिर इसका एटॉमिक मास हम लिखते हैं, देखो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, इसका एटॉमिक मास है 30। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और इसका एटॉमिक मास है 127। कैसे, देखो वो कह रहे हैं कि सम द फर्स्ट और थर्ड, 7 + 39 डिवाइड बाय 2, 46/2 is equal to 23. What is the atomic mass of sodium? 23. 35.5 plus 127 divided by 2. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो अप्रोक्स आएगा वो आएगा 80. What is that atomic mass of Br? 80. अगर हम फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक मास को आपस में सम करेंगे तो उनका जो सम निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो मिड वाले का एटॉमिक मास होगा। तो सभी एलिमेंट्स को डॉब्रिनर ने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अरिथमेटिक मीन दे दिया, सभी को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेम ग्रुप में रखा, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफर थी, कुछ अलग थी, उनको अलग ग्रुप के अंदर रखा। बट ये मॉडल फ्लॉप हो गया, इसकी कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस है। ये मॉडल एक्चुअली में फ्लॉप क्यों हुआ, देखिए लिमिटेशंस जो है वो सभी की आप याद ही रख लीजिए। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको 3-3 ग्रुप में रखा बट उनका अरिथमेटिक मीन फॉलो नहीं हो रहा था। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको 3-3 के ग्रुप में रखा लेकिन वो अरिथमेटिक मीन को फॉलो नहीं कर रहे थे। सेकंड, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो अरिथमेटिक मीन को फॉलो भी कर रहे थे बट उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो आपस में सिमिलर नहीं थी। जैसे इसने क्या बोला, सेम ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट रखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। 10th क्लास के अंदर हम पढ़ के ये सभी मेटल्स है जिनकी वैलेंसी +1 है, लेकिन उसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे रखे जिनका अरिथमेटिक मीन तो हो रहा था बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर नहीं थी।
और जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनका अरिथमेटिक मीन नहीं हो रहा था। इसीलिए ये जो मॉडल है कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, लेकिन फिर भी इन साइंटिस्ट को जैसे 1887 के अंदर एक नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, अपनी एक इस मॉडल के लिए, क्योंकि उस टाइम के अंदर इन एलिमेंट्स की जो रिसर्च करना 18th सेंचुरी के अंदर तो एक ड्रीम था, एक सपना था लोगों का, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला। फिर धीरे धीरे टाइम निकला, टाइम निकलने के बाद हर एक साइंटिस्ट को होता है, जैसे अपने रोबोट मूवी देखी थी, रोबोट मूवी के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट अपने जो रोबोट है वो बना के लेके आते हैं, लेकिन हर एलिमेंट का एक ड्रीम, हर साइंटिस्ट का एक ड्रीम होता है कि जो मेरा रोबोट है वो बेस्ट हो, या ये जो रोबोट उसने बनाया है उसके अंदर मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। सेम वही अब डोब्रिनर ने अपना मॉडल दिया, लेकिन उसका मॉडल कुछ रीजन के कारण फ्लॉप हो गया, कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने डोब्रिनर के मॉडल को थोड़ा क्लासिफाई किया और उसको छानबीन करके एक न्यू मॉडल बना दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, फिर एक साइंटिस्ट आए न्यूलैंड ने फिर अपना एक न्यू मॉडल बनाया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर न्यूलैंड ने अपना जो ऑक्टेव का मॉडल बनाया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना मॉडल बनाया ऑक्टेव। अब हमें पता है, हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है ऑक्टेट, ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है 8। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को वही बात सेम असेंडिंग एटॉमिक मास के अंदर रखा, बिल्कुल सही बात है पूरा, असेंडिंग एटॉमिक मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। सेकंड बात, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिनकी, उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा। जिनकी प्रॉपर्टीज डिफर थी उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, सभी एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये जो 8 ग्रुप बनाए उन्होंने, 8 ग्रुप्स बेस्ड ऑन म्यूजिकल, ये जो 8 ग्रुप थे ये म्यूजिकल नोट्स पर बेस्ड थे। म्यूजिकल नोट्स मतलब सा रे गा मा पा दा नी सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता है सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं म्यूजिक के अंदर। जैसे ही 7वां खत्म होगा 8वां फिर सा से ही शुरू होगा, रिपीट होगा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सेम वापस सा से ही शुरू होगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इन सभी की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से सिमिलर है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है 8th एलिमेंट की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी सेकंड के, सेकंड की फर्स्ट के। इस तरीके से सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। सभी को 8 ग्रुप के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एटॉमिक मास। बहुत अच्छा लॉ था, लेकिन ये लॉ भी फ्लॉप हो गया। इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। अपने आप में बहुत अच्छा लॉ था, लेकिन ये लॉ भी फ्लॉप हो गया। तो फ्लॉप हुआ तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, ये जो लॉ था ये सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। लाइटर एलिमेंट्स मतलब टिल कैल्शियम, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास बहुत कम होता है उन्हीं के लिए वैलिड था। सभी एलिमेंट्स के लिए ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं था। सेकंड, ये जो लॉ था साइंटिस्ट ने कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं करी।
मतलब फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, डिस्कवर होंगे तो उनको हम कहाँ रखेंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, डिस्कवर होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं करी, जितने भी अपने एलिमेंट्स थे सभी को बस उसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि जो लो है वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद बाकी सेम रीजन आ गए, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी बट उनको सेम ग्रुप के अंदर नहीं रखा गया। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, लेकिन फिर भी उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया। तो ये कुछ बेसिक लिमिटेशंस है जो सभी के अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन लिमिटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। और सेकंड नंबर, ये जो लो है इसने कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं करी, इसको फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं था कि फ्यूचर के अंदर कोई और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो लो था ये भी फ्लॉप हो गया। तो फर्स्ट लो दिया डोब्रिनर साइंटिस्ट ने, डोब्रिनर फ्लॉप हो गया। फिर सेकंड दिया न्यूलैंड ने, न्यूलैंड के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस आ गई। उसके बाद न्यूलैंड के बाद एक साइंटिस्ट आए मेंडलीव, तो उन्होंने अपना लो दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का। इनका क्लासिफिकेशन काफी हद तक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था। अब देखिए मेंडलीव ने क्या किया था, फर्स्ट मेंडलीव का सेम बात थी, मेंडलीव ने क्या किया, असेंडिंग एटॉमिक मास को फॉलो किया, मतलब सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है मास के अकॉर्डिंग रखा गया। सेकंड, उन्होंने सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा। थर्ड, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफर थी उनको उसने डिफर ग्रुप के अंदर रखा। तो ये तो बेसिक बातें आ गई जो सभी ने फॉलो करी। अब मेंडलीव ने एक्स्ट्रा क्या किया, देखो मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स divided into 8 groups and 7 periods। उन्होंने कुछ कॉलम्स बना दिए, कुछ रोज बना दी, सभी को 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिफ्थ वो कहते हैं एवरी ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। हर ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। 6 वो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस्ड इनटू 8th ग्रुप। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 8th ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया। 7th वो कहते हैं noble gases put into 0 group। noble gases को 0 ग्रुप के अंदर कर दिया। 8th वो कहते हैं कि उन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करी, मतलब फ्यूचर के अंदर भी कोई एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं। अगर उन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करी अकॉर्डिंग टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस ब्लैंक स्पेस के अंदर होंगे। ब्लैंक स्पेस के अंदर छोड़ा तो छोड़ा, उनको नेमिंग भी दे दी, वो जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम के आगे लगेगा इक्का। बहुत सारे एलिमेंट्स आए भी थे, जैसे एग्जांपल इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन। तो ये उसकी कुछ मेरिट्स थी, उसके कुछ एडवांटेज थे, लिमिटेशन मेंडलीव के। देखिए मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। जिस क्लासिफिकेशन में मेंडलीव ने सभी एलिमेंट्स को 1,
2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वन इज 7। सभी एलिमेंट्स को 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया, कर दिया जी। फर्स्ट पॉइंट, 8 ग्रुप 7 पीरियड। एवरी ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। हर ग्रुप को डिवाइड किया सब ग्रुप में, मतलब ये जो ग्रुप है यहाँ पर 2 टाइप्स के जो एलिमेंट है वो आ सकते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस्ड इनटू 8th ग्रुप। 8th ग्रुप जो उसने बनाया ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे हमने 10th क्लास में डिस्कस किए थे, जो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में जो एक डी ब्लॉक ऑप्शन आता है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, जिंक, कॉपर, गोल्ड, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नोबल गैसेस पुट इनटू 0 ग्रुप। अब एक्चुअली क्या था, जैसे ही मैडलिफ ने अपना एक मॉडल कंप्लीट कर दिया, मॉडल कंप्लीट करने के बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। अब मैडलिफ के सामने एक चैलेंज था कि नोबल गैसेस को, ठीक है, नोबल गैसेस वो होती है जो रिएक्शन नहीं करती, हीलियम, आर्गन, नियोन। नोबल गैसेस को पीरियोडिक टेबल में रखना है और पीरियोडिक टेबल का जो ऑर्डर है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो मैडलिफ ने क्या किया, एक अलग से ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर उसने नोबल गैसेस को रख दिया। तो उसका जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया। फिर उसने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करी। वो कहते हैं जी फ्यूचर के अंदर मैंने ये जगह जो है वो ब्लैंक छोड़ दी, यहाँ पर मेरे कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे, साथ ही साथ उनका नाम भी रखा गया। नाम रख दिया, जो भी एलिमेंट्स आएगा उसके नाम के आगे इक्का लग जाएगा, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन, जो भी आएगा। लेकिन फिर भी इतना सिस्टेमेटिक होने के बाद ये जो लॉ है, ये जो मॉडल है, ये फ्लॉप हो गया। मैडलिफ का ये जो लॉ था ये 63 एलिमेंट्स का था, तब तक 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, वैसे ही आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफर होता है, उसको एटॉमिक आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप की डिस्कवरी हुई और मैंडलिफ के सामने एक चैलेंज था कि आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में रखना है और पीरियोडिक टेबल का जो ऑर्डर है वो खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैंडलिफ थे वो आइसोटोप को स्पेस नहीं दे पाए। फिर सेकंड नंबर पे था हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो एक एक्सेप्शनल केस है। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक नेचर शो करता है। डाइएटॉमिक का मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब के शेल में आने तो 2 चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो -1 वैलेंसी आएगी, अगर 1 किसी को देगा तो +1 वैलेंसी आएगी। मतलब ये मेटल और नॉन मेटल, मतलब प्लस और माइनस दोनों की वैलेंसी को शो करता है, इसलिए ये एक्सेप्शन केस है। और हाइड्रोजन को वो स्पेस नहीं दे पाया। एक्चुअली में हाइड्रोजन जो है उसकी ड्यूल नेचर है, तो उसको मैं कौन सी जगह पे रखूं, कौन से ग्रुप या पीरियड के अंदर रखूं, तो हाइड्रोजन को स्पेस नहीं दे पाया। सेकंड उसकी लिमिटेशन थी कि वो आइसोटोप को स्पेस नहीं पाया। उसकी बस 2 ही लिमिटेशन थी, उसके बाकी लिमिटेशंस आप लिख सकते हो। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी एटॉमिक मास जो था वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन अलग अलग ग्रुप में रखा गया। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर थी, लेकिन फिर भी उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया। इस तरीके से उन्होंने अपना लॉ दिया। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ दे दिए। डोगरिनर ने अपना लॉ दे दिया, न्यूलैंड ने अपना लॉ दे दिया और मैंडलिफ ने अपना लॉ दे दिया। तीनों लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर रही, कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही, जिसके कारण ये जो लॉ था वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हेनरी मोजले ने दिया था, हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके जो नोट्स हैं वो मैं साथ के साथ ऐड करता रहूंगा। फर्स्टली आप इसमें वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप उसके नोट्स को रीड करें, फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर करें। तो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हेनरी मोजले ने दिया था।
मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर अप्रोक्स 118 मतलब 118 एलिमेंट्स हैं। जैसे बुक के अंदर 114 लिखा हुआ है, 114 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद 4 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए। ऊपर वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं, मतलब इनको ह्यूमन बींग्स ने मतलब साइंटिस्ट ने लैब के अंदर बनाया है, तो ये एक सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक बहुत ही ज्यादा सिस्टमिक क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट में देखिए मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और डोब्रिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ तीनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। मेन बात देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है कि जो डोब्रिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड था एटॉमिक मास के, लेकिन वहीं जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीफ, न्यूलैंड, डोब्रिनर तीनों के साथ ये एक मेजर डिफरेंस है। जो वो सारे क्लासिफिकेशन थे वो एटॉमिक मास बेस्ड थे, बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर। फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और थर्ड नंबर में आता है यहां पर 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक्स मतलब एस, पी, डी और एफ। अब आप बोलोगे सर ये जो ब्लॉक है एस, पी, डी और एफ इनको कैसे किया गया। एक्चुअली में हालांकि एस, पी, डी, एफ ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखो अभी तक आप क्या लिखते आए थे, सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। हम क्या लिख देते थे जी 2,8,1 11 हो गए। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन लिखोगे वो ऐसे लिखोगे 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 2 2 4 6 10 और 1 11 इस तरीके से क्लासिफिकेशन लिखना है। अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं कि ये कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एक सिस्टमिक क्लासिफिकेशन जो है वो हम सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन लिखना है, क्योंकि थोड़ा सा काफी लेंथी हो जाएगा ये क्लासिफिकेशन। फिर आपको ये क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सारा क्लासिफिकेशन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल तो आपको पता ही है। ली, ना, की, रब, से, फरियाद, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, सुन, तेरी वाली, कार में, फिर, कोई नहीं कलकत्ता जाएगा। ये जो सारी देखनी है मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने सारा समझाया हुआ है। फिर आ गया बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओए सलमान, शिल्पा तेरी पॉकेट में, फेंका, केला, बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना जेरोक्स कॉपी। तो सिर्फ हमें 11th क्लास के अंदर इतने ही एलिमेंट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं। हमें बाकी सभी जो पीरियड्स हैं
ग्रुप जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। इतने एलिमेंट्स हमारे लिए सफिशिएंट है अगर आप इतने एलिमेंट्स को लर्न कर लेते हो। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, कुछ और एलिमेंट्स है वो जस्ट हम वैसे याद कर लेंगे, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तो इतना ज्यादा उनके लिए पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास तक भी अगर आप इतना ही पीरियोडिक टेबल लर्न करोगे तो भी आपको चलेगा। हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है, देखिए ये है हमारे पास एस ब्लॉक, ये जो टोटल है हमारे पास ये है डी ब्लॉक, और ये जो है हमारे पास ये है पी ब्लॉक, और बिल्कुल नीचे आपको कुछ दो बॉक्सेस मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। एक्चुअली में इनका नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों है ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।